प्यारे बच्चों, हम लोग 10वीं के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आपको पिछले 3 वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेसिक से लेकर के आगे तक बता रहे थे। आज हम आपको उसके आगे बताएंगे जहां पर हम पिछले वीडियो में समाप्त किए थे। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उत्तल लेंस में आपको सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा जब हम अपलोड करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो के पहले वाले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो, तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जा करके आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो कि उत्तल लेंस में सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम फिगर को देख लेंगे किस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे माना कि L एक उत्तल लेंस है। ठीक है, माना कि L एक उत्तल लेंस है। फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग साइड में अभी आपको फिगर दिखा देंगे। तो देखिए साइड में भी यहाँ पर फिगर आ गया है, तो आप फिगर को ध्यान से समझिएगा कि माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र 0 एवं प्रधान अक्ष x और x डैश है। ठीक है, माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके प्रकाशिक केंद्र O एवं प्रधान अक्ष x और x डैश है। ठीक है, प्रधान अक्ष क्या है तो x और x डैश है। इसके प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश वस्तु की ओर बनता है। यहाँ पर A डैश और यहाँ पर B डैश है जो वस्तु की ओर उसका प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि ऊपर के चित्र में आपको दिखाया गया है। तो किस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल OA डैश B डैश तथा OAB में। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, OA डैश B डैश तथा OAB में। तो फिगर में यहाँ पर देखिएगा, O यहाँ पर है, A डैश यहाँ पर है और B डैश यहाँ पर है। तो ट्रायंगल OA डैश B डैश में मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इस ट्रायंगल में कि कोण A बराबर कोण A डैश है। ठीक है, मतलब आप यहां से अगर समझे तो एक पूरा जो ट्रायंगल है तो कोण A बराबर कोण A डैश। ठीक है, कोण A बराबर कोण A डैश मतलब कि जितना डिग्री का कोण A बन रहा है उतना ही डिग्री का कोण आपका A भी बन रहा है। दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कोण A डैश बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कोण O बराबर कोण O उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही में यहाँ पर बना हुआ है। दोनों त्रिभुज आपका एक ही में यहाँ पर बना हुआ है। जब यहाँ पर त्रिभुज आपका बना तो दोनों त्रिभुज एक ही में बना हुआ है, इसलिए A वाला जो कोण हो जाएगा वह उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण O बराबर कोण O उभयनिष्ठ कोण। इसलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसलिए OA डैश B डैश समानांतर त्रिभुज क्या हो जाएगा OAB। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज आपस में समानांतर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल OA डैश B डैश समानांतर ट्रायंगल OAB। अब यहां से आप लोग समझिएगा, A डैश B डैश बटा AB बराबर OA डैश बटा OA। A डैश B डैश बटा AB बराबर OA डैश बटा OA। कैसे हो गया, यहां से हम इसको लंब बटा लंब और आधार बटा आधार करेंगे। तो A डैश B डैश यहाँ पर A वाला जो हो गया वह A डैश B डैश हो जाएगा, और AB आपका कौन हो जाएगा, A वाला जो छोटा वाला लंब है वो आपका AB हो जाएगा। तो लंब बटे लंब कर दिए A डैश B डैश बटा AB, और आधार बटे आधार OA डैश। यहां से समझिएगा, यहां से लेकर के पूरा यहां तक OA डैश हो गया। ठीक है,
ओ ए डैश, और जो छोटा वाला ट्रायंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका आधार हो गया ओ ए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ ए डैश बटा ओ ए। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे त्रिभुज में ट्रायंगल F2 ए डैश बी डैश तथा ट्रायंगल F2 OM में। यहां से ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा। ट्रायंगल F2 ए डैश बी डैश, F2 आपका यहां पर है, ध्यान से देखिएगा, ए डैश यहां पर है और बी डैश आपका यहां पर है। तो इन तीनों जब ट्रायंगल बनेगा तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो F2 ए डैश बी डैश में आप लोग देखिएगा, F2 ए डैश बी डैश में तथा F2 OM में, F2 OM मतलब जो ए वाला ट्रायंगल हो गया आपका, इस वाले ट्रायंगल को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल यहां पर दिया हुआ है, F2 ए डैश बी डैश तथा F2 OM में ए डैश बी डैश बटा OM। ठीक है, ए डैश बी डैश बटा OM। अब हम लोग कैसे करेंगे, आपको हम बताए थे कि लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करना है। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश लंब हो गया और इसमें यहाँ पर लंब हो गया OM। तो ए डैश बी डैश बटा OM बराबर F2 ए डैश। अब हमको आधार बटे आधार करना है, तो F2 ए डैश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो F2 ए डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई वह आपका F2 ए डैश हो गया, और बटा OF2 मतलब जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, इसका आधार OF2। ध्यान से आप फिगर को समझिएगा, जब फिगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश बटा OM बराबर F2 ए डैश बटा OF2। अब यहाँ पर देखेंगे AB बटा AB बराबर OM। जितना बड़ा आपका यहाँ पर AB है उतना ही बड़ा यहाँ पर OM भी है। ठीक है, जितना बड़ा यहाँ पर आपका AB है उतना ही बड़ा यहाँ पर OM भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर OM। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर OM। अब देखिए यदि AB बराबर OM हो जाएगा तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बटा, यहाँ पर ए डैश बी डैश बटा OM के जगह पर हम लोग AB को लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि AB बराबर OM होता है। तो OM के जगह हम लोग AB को लिख दिए, और जो सेम इधर साइड था F2 ए डैश, यहाँ पर क्या था F2 ए डैश। तो F2 ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं F2O प्लस O ए डैश। कैसे लिख सकते हैं आप लोग फिगर में समझिएगा। F2 ए डैश यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी जो हो गई F2 ए डैश हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं F2O मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और प्लस में O ए डैश और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हम दोनों दूरी को अगर हम जोड़ दें तो हमारा F2 ए डैश निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग F2 ए डैश को यहाँ पर समझिएगा, F2 ए डैश को यहाँ पर लिखा गया है F2O प्लस O ए डैश बटा OF2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका समीकरण 1 हो गया और यहाँ पर समीकरण 2 हो जाता है। उसके बाद हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ पर ओ ए डैश बटा ओ ए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ओ ए डैश बटा ओ ए, आप लोग यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया ए डैश बी डैश बटा ए बी और यहाँ पर भी आपका आ गया ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो आपका ए डैश बी डैश बटा ए बी और ए डैश बी डैश बटा ए बी समाप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, ओ ए डैश बटा ओ ए, और इधर बच गया F2O प्लस ओ ए डैश बटा OF2। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ओ ए डैश बटा ओ ए बराबर F2O प्लस ओ ए डैश बटा OF2। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1 और 2 से ओ ए डैश बटा ओ ए बराबर F2O प्लस ओ ए डैश बटा OF2। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब क्या होता है, हम आपको बताए थे वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो यदि हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, अब यहाँ पर फिर से आपको फिगर को समझने की जरूरत है। यहाँ पर ओ ए डैश है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर ओ ए डैश है, ठीक है। ओ हमारा कहाँ पर है फिगर में, यहाँ पर है।
यहाँ पर हमारा O है, ओ ए डैश मतलब इस रेखा के बारे में हमको बोला जा रहा है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी है, ओ ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। लेकिन जबकि यहाँ उत्तल दर्पण है तो हम आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों निगेटिव होता है, सिर्फ फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो ओ ए डैश है तो ओ ए डैश जहां पर कि प्रतिबिंब की दूरी है तो ओ ए डैश के हम लोग जगह लिख सकते हैं माइनस भी, और बटा ओ ए है, ओ ए मतलब यहां से यहां तक मतलब यह वस्तु की दूरी हो गया, तो वस्तु की दूरी को हम लोग लिख सकते हैं यू से। यहां पर आपको हम शॉर्ट में लिख करके भी बता दिए हैं, ओ ए डैश को हम लोग माइनस भी से लिखेंगे, ओ ए को हम लोग माइनस यू से, और ओ एफ टू को हम लोग प्लस एफ से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और सिर्फ फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो जहां पर अब ओ ए डैश है वहां पर माइनस बी लिखेंगे, जहां पर ओ ए है वहां पर माइनस यू लिखेंगे, और जहां पर ओ एफ टू है वहां पर प्लस एफ लिखेंगे। तो देखिए जहां पर ओ ए डैश है वहां पर हम लोग माइनस भी बटा माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो भी बटा यू सिर्फ बच जाएगा। और यहाँ पर F2O है तो F2O, OF2 या F2O दोनों बात बराबर होता है, तो OF2 के जगह प्लस F लिख दिए, तो हम लोग यहाँ पर F लिख दिए। उसके बाद प्लस ओ ए डैश, तो ओ ए डैश की जगह क्या है माइनस भी है, तो प्लस दे करके हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस भी लिख दिए, बटा OF2 के जगह पर हम लोग प्लस F को लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अनुसार, इस प्रकार से हम लोग यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि v इंटू एफ बराबर क्या हो गया, वी एफ हो गया। तो यहाँ पर वी एफ बराबर u से हम लोग f में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले u से f में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एफ, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो v इंटू यू क्या हो जाएगा माइनस यू वी, वी एफ बराबर यू एफ माइनस यू वी। अब यहाँ पर अब समझिएगा दोनों तरफ हम लोग यू वी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देंगे, मतलब इसमें भी यू वी एफ से भाग देंगे और यू एफ माइनस यू वी इसमें भी हम लोग यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। तो यदि हम लोग भाग देंगे तो लिखेंगे वी एफ बटा यू वी एफ बराबर यू एफ बटा यू वी एफ माइनस यू वी बटा यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा और यू वी से यू वी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 बटा यू बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा एफ। इसी चीज को यदि हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। तो क्वेश्चन में इसी चीज को प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करिए कि 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ होता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक दो बार कोशिश करिएगा तो आप भी इसको सॉल्व करना सीख जाइएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आपके पास वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उन चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन को चुनना रहेगा। तो एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम आपको बता दें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे, तो 2f मतलब फोकस से दुगने दूरी पर रखेंगे। फोकस दूरी है उससे हम लोग दुगने दूरी पर रखेंगे, तब हमको उत्तल लेंस वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा उत्तल लेंस में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में किए गए
किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है उत्तल लेंस, लेकिन इसमें आपको जोड़ना है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे किसी शब्दकोश। शब्दकोश कहने का मतलब कि डिक्शनरी होता है जिसमें छोटे छोटे महीन अक्षर में इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ रहता है। उसको यदि हम लोग को बड़ा करके पढ़ना है तो हम लोग को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन दिया हुआ है कांच, मिट्टी, जल और प्लास्टिक। तो लेंस बनाने में मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस के दुगने दूरी पर रखा जाए, 2f कहने का मतलब होता है फोकस के दुगने दूरी पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 2f पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f पर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, परंतु वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। क्वेश्चन को समझिएगा, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बड़े आकार का होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। मतलब उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस बोला जाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किस चीज में व्यक्त की जाती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम में लेंस की क्षमता को हम लोग व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता को किस चीज में व्यक्त करते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम में। जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन को, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहां पर रहती है वस्तु। तो प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रहती है। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रहती है तब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, याद रखिएगा इसमें उल्टा नहीं, उल्टा आपको उल्टे में कंफ्यूज नहीं होना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर कहीं दिया हुआ रहेगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो जी नहीं, यहाँ पर है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध होता है r ग्रेटर देन i का, r ग्रेटर देन i का संबंध होता है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किस चीज में।
तो शून्य या निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब कि जहां पर हवा नहीं होता है, बिल्कुल भी वहां पर हवा का मात्रा नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो शून्य या निर्वात में। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि स्नेल के नियमानुसार होता है, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, तो स्नेल के नियम के अनुसार होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर होता है स्नेल के नियम के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है किस चीज में, अवतल लेंस में होता है कि उत्तल लेंस में होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर अवतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण अवतल में भी होता है और उत्तल लेंस में भी होता है। लेंस की क्षमता, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता P बराबर वाट 1/f, ठीक है, 1/f इंटू 100/f, मतलब यदि मीटर में रहेगा तो 1/f, सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। P बराबर यदि लेंस की क्षमता हमको निकालना है, मान यदि हमारा मीटर में दिया हुआ रहे तो 1/f, यदि सेंटीमीटर में निकालना रहे तो 100/f। क्यों होगा 1 से 100 क्यों हो गया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, हम आपको ऊपर भी बताए हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। यदि कोई व्यक्ति पानी के अंदर तैर रहा है और यदि बाहर की तरफ वह एक मीनार देखता है तो उसको मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी, तो उसको मीनार की ऊंचाई बड़ी लगेगी, जो वास्तविक उसका आकार है उससे बड़ा लगेगा। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। ध्यान रखिएगा, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन कहने का मतलब फैलाव होता है, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। यह सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको एक नज़र में ही याद हो जाना चाहिए, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, और उत्तल को हम पीछे भी बताए हैं कुछ देर पहले कि उत्तल को अभिसारी बोलते हैं, और वहां पर बताए थे कि अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक, उत्तल लेंस में वस्तु का उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगला वीडियो में इसके आगे जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं, और जाते जाते आपसे कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और इस मेहनत के बदले में सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद रखते हैं। और इस प्रकार के वीडियो यदि आप चाहते हैं कि हम पर हमेशा आते रहे, इस प्रकार की तैयारी हमेशा हम करते रहें मैट्रिक से जुड़े हुए, और मैट्रिक की तैयारी को बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।